हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, फिरोज अजीज साहब जुड़ चुके हैं, जॉइंट सीईओ आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या अपेक्षा कर रहे हैं फिरोज जी? कौन कौन सी बातें हैं जिस आरबीआई मद्देनजर रखेगा? दीपक जी नमस्कार। मेरे हिसाब से जैसे ठक्कर साहब ने भी कहा कि एक पॉज की उम्मीद है। हम्म। ऑफ कोर्स एक प्लेजेंट सरप्राइज दिया था, लास्ट टाइम उम्मीद से परे था। मैंने खुद ही कहा था शायद 25 पैसे ज्यादा नहीं होगा, बट ज्यादा हुआ सरप्राइजिंगली। आई पर्सनली थिंक दैट द ऑड्स कि अगेन 1% रिड्यूस कर चुके हैं फरवरी से 6.5 से 5.5। सीआरआर में भी कटौती मिली है। सो आई थिंक इस बार वो इतना जनरस नहीं होंगे। That's point one. Point two, of course, the inflation number बहुत अच्छा आया है। उसकी वजह से थोड़ी गुंजाइश बनती है इन द लैटर पार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि हम जहां से उठे थे पोस्ट कोविड हम चले गए थे 4 के रेपो पे। फिर जून 2022 से ये साइकिल अप ट्रेंड का चालू हुआ। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट साइकिल था जो जून 2022 से अपवर्ड जो साइकिल चालू हुआ फरवरी 2025 तक चला। करीबन करीबन मोर देन 2.5 साल का चला। सो आई पर्सनली थिंक गुंजाइश 5.5 से नीचे जाने की अभी भी है, बट इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में ना हो। तीसरा पॉइंट, जब भी आप ब्याज दरों के इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, डेट मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, तो हम एक चीज जरूर कैलकुलेट करते हैं जिसको स्प्रेड कहते हैं। काफी लोग ये भ्रम में रहते हैं कि रेपो रेट कम होगा तो म्यूचुअल फंडों में, डेट फंडों में कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी। ये हमेशा नहीं मिलती है, क्योंकि जो ब्याज दरें हैं, रेपो रेट 5.5 पे है और 80 पैसा ज्यादा 10 ईयर जी सेक है 6.32 पे। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि ये जो स्प्रेड है ना वो काफी कम है। एवरेज स्प्रेड 2% 3% की। तो अब ये उम्मीद ना करें कि रेट कट आएगा तो मैं कैपिटल एप्रिसिएशन की उम्मीद करूं, वो कम है। ये मैं लास्ट 3 रेट कट के पहले से ही कह रहा हूं कि यू विल नॉट मेक टू मच मनी, क्योंकि ऑलरेडी 10 ईयर जी से ऊपर गया ही नहीं था, खाली रेपो ऊपर गया था। तो आई थिंक रेपो नीचे जाने पे बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगी। ये बहुत बड़ा रॉन्ग नैरेटिव था। सो वापस क्लैरिफाई कर रहा हूं आपके शो पे। ठीक है सर, 4-5 बार एब्सोल्युटली। और जब आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी दी है तो थोड़ा सा कैटेगोरिकली हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पिन पॉइंटेड सवाल पूछेंगे। फिरोज जी, आप थोड़ा सा अब स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या स्थिति लग रही है? सर अभी बता रहे हैं और हमने देखा भी था, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ जून 2025 में 5.5% थी। ये थोड़ा सा दिखाता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उतना संभवतः आ नहीं रहा है, और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी घटते हुए क्रम में हमने देखा, जो कि डिमांड में कमी को दर्शा रहा है। ये जो कुछ इंडिकेटर्स हैं, ये आरबीआई को किसी एंगल की तरफ पुश करेंगे सर, और इसका आरबीआई किस तरह से संज्ञान लेगा? मेरे हिसाब से अगर आप टैक्स कलेक्शन देखते हो, बहुत अच्छा बैरोमीटर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्योंकि कहीं कोई सेक्टर में फायदा होता है, कोई सेक्टर में नुकसान होता है, तो सब नेट ऑफ करके जो टैक्स कलेक्शंस की ग्रोथ देखने को मिली है, आप इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस देख लें या डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस देख लें, ये बहुत अच्छी जीडीपी ग्रोथ की इंडिकेशन है। इस साल का जो आरबीआई का टारगेट है वो मीट होने की संभावना है। एक चीज जरूर आरबीआई बहुत केयरफुली देख रही होगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी करंट अकाउंट सरप्लस हुई है और कैपिटल अकाउंट कम हुआ है। हमेशा हमने ये देखा है कि करंट अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट Q4 का था $5.5 बिलियन नेगेटिव था। ये पहली बार कैपिटल अकाउंट नेगेटिव हुआ है और करंट अकाउंट सरप्लस था $13.5 बिलियन से। ये इसका ये मतलब है कि जो पैसे आउटफ्लो हुए हैं Q4 ऑफ FY25 का जो आंकड़ा है, उसकी वजह से आपकी कैपिटल अकाउंट विच इज नथिंग बट इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, करंट अकाउंट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है जहां आपकी $5.5 बिलियन की कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट है। ये पहली बार हुआ है लास्ट ऑलमोस्ट 6-7 सालों में, जहां तक कि मुझे याद है 2017-18 से तो नहीं हुआ। सो दैट्स वन थिंग व्हिच आई थिंक वुड बी बॉगिंग डाउन। पहले तो अब डॉलर इंडेक्स जो है वो दूसरी एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल ये होगी कि जो डॉलर इंडेक्स था 109-110 पहुंच गया था, वो डॉलर इंडेक्स गिरते गिरते 96 पे आ गया था। अब जुलाई में थोड़ी राहत मिली है डॉलर को और वो वापस 99.97 पे आया है। सो आई पर्सनली थिंक मेरे हिसाब से ये जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं उसको आरबीआई बहुत बारीकी से देखेगी। आई डोंट थिंक जीडीपी ग्रोथ की कोई टेंशन होगी उनको। ऑफ कोर्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नीड टू स्टार्ट, बट आई थिंक that will be still well within the target. ओके सर, ओके सर। तो अब अगर मोटा मोटी देखें फिरोज जी, मोटा मोटी देखें आप तीनों से बातचीत करते हुए, तो और बाकी लोग भी यही कह रहे हैं कि रेट पॉज की ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या हो
आए, अभी रुकें, ठहरें, वेट करें, क्या हिदायत देंगे? मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट का प्लान, अगर आप एसेट क्लासेस को ब्रेक करें, तो इक्विटी में ऑफ कोर्स ज्यादा इंपैक्ट होता है। एक्चुअली रेट कट्स का इंपैक्ट डेट मार्केट से ज्यादा देखने को इक्विटी में मिला है। आप अगर लास्ट 2009 से जो मैंने एनालाइज की रेट कट्स की और रेट हाइक साइकिल्स की, तो मेरे हिसाब से इक्विटीज ऑलरेडी एक 11 महीने की टाइम करेक्शन से जा चुके हैं, 6-7% की प्राइस करेक्शन से जा चुके हैं। 91% एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट है। एफआईआई कैश मार्केट में बेच चुका है। डीआईआई शॉर्ट नहीं करता फ्यूचर्स मार्केट में। डीआईआई के पास पैसे आ रहे हैं और जुलाई का आंकड़ा भी स्मॉल कैप का आपको 5,000 करोड़ आता दिखेगा। स्मॉल कैप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इंसान मायूस होता है इक्विटी से, तो पहले स्मॉल कैप में पैसे डालना बंद करता है। तो स्मॉल कैप इज अ ग्रेट बैरोमीटर फॉर डोमेस्टिक सेंटिमेंट। तो ये पांचों वेरिएबल को देख के मुझे लगता है कि अगर कोई 4-5-10% की वॉलेटिलिटी इक्विटी में सह सकता है, जो सहना चाहिए। अगर 3 साल का भी 4 साल का भी पैसा हो, तो इक्विटी में डेट से ज्यादा रिटर्न मिलेगी। तो आपको रेट कट साइकिल पूरी तरह से हो जाए उसके पहले आपकी इक्विटी एलोकेशन जो भी है उसको भरना चाहिए। कोई कहेगा मार्केट नीचे जाएगी, तो उस दिन कौन सा पैसा डल जाएगा आपके हाथ से, हिम्मत नहीं होती उस दिन, और वो उस दिन वो एक्सपर्ट आपको बताएगा भी। तो 5-7% की वॉलेटिलिटी, 10% की वॉलेटिलिटी सहन करें, तब जाके आपको इक्विटी की रिटर्न देगी। दैट्स पॉइंट 1। डेट मार्केट में बड़ी सिंपल तरीके से रणनीति यूज करें, उधर खाली अक्रूवल की स्ट्रेटेजी यूज करें, कैपिटल एप्रिसिएशन की तो उम्मीद छोड़ ही दें। दूसरा, उसमें टैक्स एफिशिएंसी की उम्मीद करें, तो डेट प्लस आर्बिट्राज फंड्स जो होते हैं जिसमें टैक्स एफिशिएंसी बेहतरीन आती है, एफडी से कई गुना कम टैक्स में आप छूट जाते हैं, क्योंकि उसमें डेट की टैक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मिलती है 2 साल के बाद। तो उसको कहते हैं डेट प्लस आर्बिट्राज कैटेगरी। उसमें से कोई फंड चुने, 5.5% पोस्ट टैक्स लें, 6% पोस्ट टैक्स मिलने की उम्मीद है, जो 9% की एफडी होती है हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट। ये इक्विटी और डेट की रणनीति होगी इन द करंट सर्कमस्टांस। दीपक जी, ऑल राइट सर। सर, इतना ज्यादा टारगेट करके इंडिया को, हमारी बीटीए भी चल रही है, उस पर बैठक भी चल रही है। फिरोज जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इस पर, आपका रिएक्शन? देखिए, इस पे मेरा एक रिएक्शन जरूर है। 2011 में सबसे रेस्पेक्टेड इंसान मेरे हिसाब से चार्ली मंगर, जो वॉरेन बुफे के पार्टनर थे, उन्होंने ट्रंप के बारे में 2011 में 2 अल्फाज यूज किए थे। वो आज साबित हो रहे हैं 13-14 साल बाद। उसके चक्कर में थोड़ी अंग्रेजी सीखनी पड़ी थी। वेन ग्लोरी एंड पफरी, ये 2 जो है, ये समराइज करता है कि डोनाल्ड ट्रंप आज क्या कर रहे हैं, वो 14-15 साल पहले चार्ली मंगर ने कहा था। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो टू एंड फ्रो है, इसको कंप्लीटली इग्नोर मार्केट करने लगी है, क्योंकि मार्केट को पता है इसका इंपैक्ट नहीं होगा। जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं इंपैक्ट नहीं हो पा रहा है। जितना भी वो कोशिश कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी कैपिटल मार्केट में इंपैक्ट हो और हमें थोड़ा डर लगे और हम नेगोशिएशन टेबल पे आए। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल मार्केट में इंपैक्ट हो। उनके ट्वीट से उनके कंपनी के, उनके नैस्डैक के 4 स्टॉक जरूर गिरा सकते हैं, बट भारतीय मार्केट गिरा नहीं पा रहे, क्योंकि एफआईआई जो डिस्क्रिशनरी एफआईआई वाला था वो बेच चुका है। वो ऑलरेडी बेच चुका है। खाली इंडेक्स वाले बचे हैं, इंडेक्स फंड वाले बेच नहीं सकते जब तक कि उनके पास रिडेम्पशन नहीं आता। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ, ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ कैपिटल मार्केट पैनिक, ही इज फेलिंग, सो ही इज अटेम्प्टिंग ओवर एंड ओवर अगेन। दैट्स द समरी। वेन ग्लोरी एंड पफरी। बहरहाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए फिरोज अजीज सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।